नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो नया हमारा एक चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, उस पर बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। जो लोग एमडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये सेशन मैंने रखा है। बाकी लोग को भी सीखना है तो सीख सकते हैं। ये जरूर सभी को काम आने वाला है। जो भी चीजें रहती हैं, ये कोई भी मतलब जो भी पढ़ाई होती है यहाँ पे सभी को कुछ ना कुछ काम ही आती है। तो रुकिए, मैं इसको पहले बड़ा करता हूँ, फिर आप लोग के स्क्रीन पे लाता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बस। इसको अच्छे से लाना है। चलिए, अभी हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, तो हम लोग को मतलब मेडिसिन देना है, ह्यूमन बॉडी पे देना है। तो उसके पहले कुछ रिसर्च होना चाहिए। आज का जमाना ऐसा है कि रिसर्च नहीं होगा और आप लोग कुछ भी दवाइयां देंगे तो उसका कुछ एविडेंस होना चाहिए। आपको समाज को, सोसाइटी को, सब रिसर्चर्स को सब बताना पड़ता है कि आप क्यों दवाई दे रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तभी वो आपको साइंटिफिक ऐसा मानेंगे, क्योंकि आप लोग बाबा नहीं है, साईं बाबा नहीं है कि कुछ भभूत दे दिया और पेशेंट ठीक हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग के पास, हमारे पास आयुर्वेद का साइंस है, और ये सच में साइंस है। तो इसका क्या बेस है, उस हिसाब से हम कैसे चिकित्सा करते हैं, और वो किस प्रोटोकॉल से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है, ये अगर होता है तभी हम क्लिनिक में पेशेंट को बताते हैं, या फिर हम डॉक्टर लोग को बताते हैं कि हम लोग ने इस तरह से ये दवाइयां दिया, इतना रिजल्ट आया। तो यही एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का क्या प्रोटोकॉल है, क्या सिद्धांत है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है कि एक आदमी दो लोगों को बता रहा है कि मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया और मुझे ये रिजल्ट आया। जब आप लोग भी क्लिनिकल ट्रायल करेंगे एमडी में या पीएचडी में, तो आप लोग को ये सारा चीजें जानना जरूरी है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इस साइड देखिए। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर रीडर शुड नो, मतलब ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो भी पढ़ने वाले हैं रीडर, उनको मालूम होगा कि एम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या एम है। फीचर्स ऑफ आरसीटी, स्टेप्स इन कंडक्टिंग आरसीटी, concept of randomization and its types of RCT, phases of clinical trials, biases in clinical trials। biases मतलब कुछ ऐसा चीजें लेना जो हमारे, मतलब हम लोग ना जो भी सैंपल साइज ले रहे हैं उसमें अनबायस होना चाहिए। अनबायस मतलब कोई भी हमें मन में पक्षपात नहीं करना है। बायसेस मतलब पक्षपात करके क्लिनिकल ट्रायल में क्या किया जाता है, अपने मन से कुछ किया जाता है, वो भी हमें जानना जरूरी है। नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, नॉन रैंडम, उसमें सेलेक्टिव रहता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आरसीटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लाइंडिंग एंड इट्स टाइप्स। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डबल ब्लाइंड क्या होता है, सिंगल ब्लाइंड क्या होता है,
ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टरिंग क्लिनिकल ट्रायल, मतलब हम लोग क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, तो भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये दिल्ली में एक संस्था है जो गवर्नमेंट की बॉडी है, और वो हमें परमिशन देती है एमडी में या कोई भी मतलब दवाइयों का क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए, या फिर पीएचडी में देती है, या फिर कोई कंपनी बना रहा है कोई प्रोडक्ट, अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं किया, उन्होंने अप्रूव नहीं किया, तो आप कितना भी क्लेम कर लें उसको मान्यता नहीं मिलेगी और वो गैर कानूनी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बाबा रामदेव ने ये कोरोना में कोरोनिल करके एक टैबलेट बनाया था, और फिर उसको दिया था कि मैं कोरोना ठीक कर दूंगा, कोरोना ठीक कर दूंगा। लेकिन आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, न्यू दिल्ली, उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया। तो वो कोरोनिल का मतलब उन्होंने जो भी पैरामीटर से चेक किया, उससे कोरोना वायरस का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। भले सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिल रहा था, लेकिन वो प्रभावी दवाई नहीं थी, इसलिए उसको ऑथेंटिक रूप से उन्होंने मतलब मान्यता ही नहीं दिया। तो ये रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। मैंने भी एमडी और पीएचडी करते टाइम क्लिनिकल ट्रायल्स जब किए, तो मुझे भी आईसीएमआर का वेबसाइट पे जाके सारा फॉर्म फिलअप करना पड़ा उनको। मतलब अपना जो भी मैंने प्रेजेंटेशन दिया उससे उनको अगर वो कन्विंस हुए, तभी मुझे उन्होंने सीटीआरआई, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ ऐसे इंडिया करके एक वो है रजिस्ट्री, उसमें मेरे को एक नंबर मिला, तब मुझे परमिशन मिला। मतलब वो उसमें नाम आने के बाद, नंबर आने के बाद, तब मुझे परमिशन मिला, तब मैंने क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया। मुझे उसके पहले सब प्रोटोकॉल बना के भेजना पड़ा कि मैं कितने ग्रुप में करूंगा, ब्लाइंड स्टडी होगा, सब मुझे बताना पड़ा। यही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और जब हो जाता है क्लिनिकल ट्रायल, तो हमें रिपोर्ट भी करना पड़ता है, रिपोर्टिंग ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स। अब हम लोग ये पढ़ेंगे। टिल नाउ वी हैव सीन डिफरेंट स्टडीज विच ऑल बिलोंग टू द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। अभी तक हमने जितने भी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं सिम्टम्स में कि हमारा श्वास का पेशेंट ठीक हो रहा है क्या, जैसे श्वास कुठार रस, कफ केतु रस, चंद्रामृत रस, ऐसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अभी तक तो हमने वो पढ़ा है, लेकिन अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको, एकदम परफेक्टली उसको एक्सपेरिमेंट करना जरूरी होता है। ह्यूमन पे, ह्यूमन बॉडी में करना होता है। ह्यूमन बॉडी में भी जिनको अस्थमा है, कफ की बीमारी है, वो सारे पेशेंट लेते हैं और हम लोग करते हैं। एलोपैथी साइंस में ऐसा है कि पहले वो लोग प्लांट पे करते हैं, फिर एनिमल पे करते हैं। एनिमल में भी गिनी पिग होता है, सफेद चूहा टाइप होता है, उसको गिनी पिग बोलते हैं। उसको दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि उनको कोई तो केमिकल का कोई मेडिसिन लाना होता है, तो उसकी टॉक्सिसिटी कितनी हो रही है बॉडी में, उसका किडनी पे क्या असर हो रहा है, हार्ट पे क्या हो रहा है, ब्लड में क्या हो रहा है, उसको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है क्या। तो वो एनिमल पे पहले करते हैं, फिर बंदरों पे करते हैं, चूहों पे करते हैं, अलग अलग उसके फेजेस होते हैं। उसके बाद फिर ह्यूमन ट्रायल का परमिशन मिलता है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में तो हमारा शास्त्र ऐसा है कि पहले ऋषि मुनि लोगों ने सब लिख दिया है, उन्होंने दिया है, तो हमें वो स्टेप नहीं करना पड़ता कि हम चूहों को, फिर बंदर को, फिर दूसरे एनिमल्स को दें और फिर ह्यूमन ट्रायल करें, क्योंकि हमारा सारा आप्तवचन है ही। लेकिन हमें अभी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में आना है, तो उसके क्या रहते हैं स्टेप्स। Here the peculiarity is that the investigator does some intervention to modify the outcome of the study. जो इन्वेस्टिगेटर रहता है, जो मतलब इन्वेस्टिगेशन करता है, वह कुछ मेडिसिन देता है। इंटरवेंशन मतलब कुछ मेडिसिन देता है टू मॉडिफाई द आउटकम ऑफ द स्टडी। आउटकम होना चाहिए ना, कुछ तो चेंज होना चाहिए स्टडी में, इसीलिए वो कुछ तो मेडिसिन देके फिर देखते हैं। दिस इंटरवेंशन कैन बी गिविंग ए मेडिसिन, मतलब कुछ तो मेडिसिन दे सकते हैं, और ट्रीटमेंट जैसे पंचकर्मा के प्रोसीजर दे सकते हैं, नस्य वगैरह दे सकते हैं, और सर्जिकल प्रोसीजर, शार सूत्र कर सकते हैं, शार कर्म कर सकते हैं, अग्निकर्म कर सकते हैं। मतलब मैं आयुर्वेद के हिसाब से बता रहा हूँ। एलोपैथी के साइंस से देखें तो वो सर्जरी के अलग अलग, रिनोप्लास्टी, जो भी उनके सर्जरी के प्रोसीजर्स है वो कर सकते हैं। और एन इम्प्लांट, इम्प्लांट मतलब कुछ तो चीज डालना है, मेटल का डालें या फिर दूसरे कोई एलिमेंट का डालें, इम्प्लांट करके। दांत के अगर है तो डेंटिस्ट्री के वो लोग दांत का कुछ तो इम्प्लांट करते हैं उनके हिसाब से। और हेल्थ एजुकेशनल मैसेज, मतलब ये इंटरवेंशन अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, मेडिसिन से हो सकता है, ट्रीटमेंट से हो सकता है, सर्जिकल प्रोसीजर से होता है। तो इससे हमारा ट्रीटमेंट है वो कुछ अलग आता है।
इट कैन ऑल्सो बी स्टॉपिंग समथिंग, सिजेशन ऑफ स्मोकिंग। मतलब अगर कोई स्मोकिंग बंद कर देता है तो बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले वो जैसे अस्थमा का पेशेंट है, एलर्जिक रिनाइटिस का है, और उसने स्मोकिंग करना बंद कर दिया, तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो या तो वो मेडिसिन देके करेगा चेक, एक्सपेरिमेंट करेगा, क्लिनिकल ट्रायल, या फिर वो कुछ चीज बंद कर देगा। आयुर्वेद में हम लोग अपथ्य बंद करते हैं, जैसे कि दही खा के दीवा स्वाप कर रहे हैं, या फिर सूखा धान्य खा रहे हैं। जो भी हमारा अपथ्य है वो बंद करके हम कुछ चीज स्टॉप करके भी देखते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, कुछ मेडिसिन देके भी करते हैं। रिमेंबर दैट गिविंग समथिंग इज एन इंटरवेंशन। मतलब कुछ चीज हम लोग दे रहे हैं, कुछ मेडिसिन दे रहे हैं, कुछ सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, या फिर हम कुछ कोई भी चीजें दे रहे हैं, इम्प्लांट कर रहे हैं कुछ, या फिर जैसे नी जॉइंट रिप्लेसमेंट है तो उसमें हम कुछ तो इम्प्लांट डालते हैं, कुछ तो नया मेटल या कुछ डालते हैं, तो वो भी इंटरवेंशन बोला जाता है। बट स्टॉपिंग समथिंग इज ऑल्सो एन इंटरवेंशन। मतलब कोई चीज, जो चीज बैड हैबिट है वो बंद कर, जैसे टोबैको अगर खा रहे हैं उसको बंद कर दिया, ये भी, इसको भी हम इंटरवेंशन बोलते हैं। कुछ चीज देना या कुछ चीज बंद करना, अपथ्य को बंद करना, ये भी इंटरवेंशन के अंडर में आता है। द इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर शुड बी टू मॉडिफाई द आउटकम। मतलब उसका इंटेंशन क्या होता है, उसका मन में क्या भावना रहती है कि हमें आउटकम को अच्छा करना है, हमें बेस्ट रिजल्ट देना है। अभी जैसे कि लोग आते हैं हमारे पास इनफर्टिलिटी के, तो उनका एंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छा नहीं होता है, उनका एग का रप्चर अच्छे से नहीं होता है, फॉलिकल्स अच्छे से बनते नहीं हैं, तो हम कुछ पथ्य अपथ्य देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, अपथ्य बंद कराते हैं, पथ्यकारी चीजें देते हैं। तो हम, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमारा आउटकम अच्छा हो, हमारा पेशेंट जल्दी ठीक हो, उसको रेगुलर मेंसेस आए, ओवुलेशन अच्छे से हो, उसके एग है वो रप्चर हो क्या है फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करते हुए, और फिर उनका जाइगोट बने। मतलब जो भी है हम आउटकम अच्छा चाहते हैं, गर्भ संस्कार करते हैं, बच्चा अच्छा होना चाहिए। उसी तरह से एक्सपेरिमेंट जो भी किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में ये इंटेंशन होना चाहिए कि हमको आउटकम को अच्छा करना है। The term experimental study has nowadays become synonymous with randomized control trials. आजकल जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज किया जा रहा है वो पर्यायवाची है, जिसको हम लोग रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स बोलते हैं। मतलब रैंडमली हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं से भी सैंपल उठा रहे हैं, और कंट्रोल मेथड से उसका ट्रायल्स कर रहे हैं। कंट्रोल ट्रायल्स मतलब हम लोग सैंपल तो कहीं से भी उठाएंगे, लेकिन हम लोग 30 30 का ग्रुप करेंगे, 3 4, 3 करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे, तो हम लोग उसको उतना काउंटिंग में लाके, और फिर हम मेडिसिन देंगे। उसमें भी अलग अलग ग्रुप रहेगा, अलग अलग मेडिसिन का ग्रुप रहेगा, और फिर हम उसका अलग अलग टेस्ट होते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, फिर डेटा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वही है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। दिस स्टडीज आर सिमिलर इन अप्रोच टू कोहर्ट स्टडी। इनका अप्रोच जो होता है कोहर्ट स्टडी के जैसा ही रहता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द, अभी कोहोर्ट स्टडी क्या है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज क्या है, क्लिनिकल ट्रायल क्या है, ये सब आगे हम लोग डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। आप लोग अभी बस दिमाग में ये याद रखिए कि कोहोर्ट स्टडी कुछ रहता है। मतलब सभी एक ही चीज बताऊंगा तो बहुत सारा जम्बलिंग होगा। अभी बस जो जो चीज मेन मेन है, कोहोर्ट स्टडी है, एक्सपेरिमेंट, जितना समझ आ रहा है उतना सुनिए। तो द ओनली डिफरेंस इज दैट द कंडीशंस अंडर विच स्टडीज कंडक्टेड आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर। मतलब जो हम लोग कंडीशन ले रहे हैं स्टडी करने का, वो डायरेक्ट कंट्रोल होता है रिसर्चर्स के। हम कितना दवाई दे रहे हैं, उसकी अवस्था कैसा है, किस अवस्था में क्या दवाइयां दे रहे हैं, सब रिसर्चर जो है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके कंट्रोल में रहता है। जो भी वो दवाइयां दे रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन में रहता है, उसके एनालिसिस के अंडर में ये सारी चीजें रहती हैं। जी, अभी रुकिए, इस साइड लाता हूँ। आप लोगों को समझ आ रहा है क्या मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ? अगर नहीं समझ आएगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं और उसको सिंपलीफाई करके बताऊंगा। अभी ये सब चीजें हम लोगों को एमडी में भी पढ़ाया गया है, पीएचडी में भी पढ़ाया गया है, तो मुझे वो चीजें समझ आती है। लेकिन जो लोगों को ये सारी चीजें नहीं है, न्यू है, उन लोगों को शायद ये बातें समझ आ रही है कि नहीं। लेकिन आप कोशिश करिए मैं क्या बता रहा हूँ समझने का। क्लिनिशियंस आर यूजुअली गाइडेड बाय क्लिनिकल इंप्रेशन ऑफ देयर ओन और देयर टीचर। मतलब जो भी क्लिनिक में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो जैसे शशि मैडम जी कर रही हैं कोई एक्सपेरिमेंट,
तो एक तो हो सकता है कि उन्होंने खुद का कुछ एक्सपीरियंस लिया है पेशेंट को, जैसे उन्होंने वेतरन बस्ती दिया है, उनको खुद का कुछ एक्सपीरियंस है, और कुछ उनके टीचर्स लोगों ने बताया कि वेतरन बस्ती देने से ये लाभ होता है, ये लाभ नहीं होता है। खुद का एक्सपीरियंस और किसी टीचर का, एक्सपर्ट का। These impressions, when incorporated in the textbook and repeatedly quoted by reputed teacher, acquire authority as if they were proved facts. जो इम्प्रेशन रहता है, जो आता है, तो वो किताबों के रेफरेंस में, किताबों में भी वैसे ही लिखा है कि वेतरन बस्ती देने से आम बात के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। या फिर वो बार बार टीचर्स लोग भी रिपीटेडली कोटेड, मतलब टीचर्स भी बार बार बोलते हैं वेतरन बस्ती दो, वेतरन बस्ती दो, उससे ये फायदा होता है। तो इससे एक अथॉरिटी मिल जाता है कि वो जो भी चीजें प्रूव कर रहे हैं वो सच में कर रहे हैं। हाँ, सच में इससे वेतरन बस्ती अगर आम बात के 10 पेशेंट को दिया तो 10 को 10 में सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिला, ये हमारा क्लिनिकल ट्रायल में प्रूफ हो रहा है, तो उससे हमें एक अथॉरिटी मिल जाती है। Similarly, many public health measures are introduced on the basis of assumed benefits without subjecting them to rigorous testing. इसी तरह से पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो रहते हैं, कुछ एज्यूम बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे कि बाबा रामदेव ने बताया कि सर्वकल्प क्वाथ मेरे पेशेंट में फायदा हो रहा है, मेरे इसमें हो रहा है, तो हम लोग भी उन पे फेथ करके हम लोग भी अपने पेशेंट को देते हैं सर्कल क्वाथ, रेनुग्रिड का दवाई देते हैं, मुक्तावटी देते हैं। हमने थोड़ा ना एक्सपेरिमेंट किया है, हम तो देंगे उसके हिसाब से। तो राइगरस टेस्टिंग करने से अच्छा, मतलब उतना जरूरत नहीं पड़ता है, वो एज्यूम बेनिफिट हमें पता है कि बीपी कंट्रोल होता है। हम लोग एक एक पेशेंट में एक एक एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम दे देते हैं, ऐसा है। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स determined researchers have challenged the utility and efficacy of such treatments और preventive measures। मतलब कुछ डिकेड्स, 10-10 सालों का जो डिकेड्स है, उसमें रिसर्चर्स ने चैलेंज किया कि कोई भी दवाइयां दे रहे हैं तो उसका यूटिलिटी क्या है, एफिकेसी क्या है, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ऐसा रिसर्च हुआ है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इज वन सच असेसमेंट मेथड। तो रैंडमाइज्ड मतलब हम लोग सैंपल लेते हैं कुछ तरह के बीमारी वाले पेशेंट, उसको रैंडमली लेते हैं, फिर उसको हम कंट्रोल ट्रायल में डालते हैं, कुछ ऐसे 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप में डालते हैं। और वो ग्रुप में कुछ हमारा लिमिटेड पेशेंट रहते हैं, जैसे 10 पेशेंट एक ग्रुप में रहेगा, 30 पेशेंट रहेगा, तो उसको कंट्रोल ट्रायल में डाल के और फिर हम एक असेसमेंट करते हैं कि ये दवाई दिया, इनके कॉम्बिनेशन के साथ दिया, ये ऐसा किया तो हमको क्या रिजल्ट आया, असेसमेंट मैटर, तो वो एक ऐसा रहता है। सिंस इन इट्स इंट्रोडक्शन आरसीटी हैज क्वेश्चन वैलिडिटी ऑफ वाइडली यूज्ड ट्रीटमेंट सच एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। अब इसका इंट्रोडक्शन आरसीटी में होता है तो वो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वैलिडिटी मतलब वो सच में है कि नहीं। जैसे कि कुछ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स रहते हैं, मुंह में खाने के लिए कुछ दवाइयां रहती हैं, उससे शुगर कंट्रोल होता है क्या। वेरिकोज वेन स्ट्रिपिंग करते हैं, उसका टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ ऑल पेशेंट्स विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग एक्सेट्रा, तो उसका वैलिडिटी चेक किया जाता है। The knowledge gained has broadened the scientific base of treatment, modalities and preventive measures। तो जितना नॉलेज हमें प्राप्त होता है उससे हमें साइंटिफिक बेस ऑफ ट्रीटमेंट पूरा विस्तार से समझने में और बीमारी को रोकने में हमें पता चलता है कि हम इस तरह का इलाज करें। जैसे वेरिकोज वेन्स का स्ट्रिपिंग करते हैं, वेरिकोज वेन्स ना हो उसके लिए वो बैंडेज स्ट्रिपिंग करते हैं, तो उससे वेरिकोज वेन्स काफी हद तक कंट्रोल में रहता है प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में। या फिर हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, तो एक साइंटिफिक बेस हमें मिल जाता है और वो बड़े विस्तार से मिलता है। सम ट्रीटमेंट्स आर अबंडेंट ड्यू टू रिजल्ट्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। कुछ ट्रीटमेंट को हम बंद कर देते हैं, अ, कुछ को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ को बंद कर देते हैं क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस में। अगर हमें कोई चीज नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कुछ चीज चाहिए तो हम ले लेंगे, ऐसा रहता है। जो अनावश्यक चीजें हैं उनको अबंडन कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। जो रिजल्ट नहीं आ रहा है उसको हटा देंगे, क्यों चाहिए, क्यों देना है हमें। द एम्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी आर, उसका एम क्या रहता है, टू प्रूव प्रोवाइड साइंटिफिक प्रूफ ऑफ द कॉजिटिव फैक्टर्स और रिस्क फैक्टर्स ऑफ ए डिजीज। तो हमें प्रूव करना है कि ये पॉजिटिव फैक्टर्स है या रिस्क फैक्टर ऑफ ए डिजीज। जैसे कि आयुर्वेद के हिसाब से देखें, एलोपैथी के हिसाब से भी बताता हूं कि टोबैको च्यूइंग जो है उससे कैंसर होता है, ओरल कैंसर होता है। अब इस पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया गया
जो लोग टोबैको करते हैं वो प्रोन टू कैंसर होते हैं, उनको चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो टोबैको खाने से अंदर ही अंदर जख्म हो जाता है और वो हील नहीं होता है और ओरल कैंसर हो जाता है। तो वो पॉजिटिव फैक्टर होता है डिजीज का, या रिस्क फैक्टर बढ़ा देता है कैंसर को स्प्रेड करने में, कैंसर को पनपने में। तो हमें साइंटिफिक प्रूफ के लिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना जरूरी होता है। आयुर्वेद के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा दही खाना सुबह दोपहर शाम, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पेट साफ ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना, उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बहुत ज्यादा विरुद्ध अन्न खाना, जो लोग मूली और दूध या फिर दूध और नमक ज्यादा खाते हैं, पनीर का सब्जी दिन रात खाते हैं, उनको व्हाइट पैचेस ल्यूकोडर्मा होता है। अति मैथुन करने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मतलब शुक्र क्षय करने से इम्यूनिटी डाउन होती है। तो एक पॉजिटिव फैक्टर्स, आयुर्वेद तो इस पे ही है कि हम लोग हेतु पे काम करते हैं, या फिर डिजीज का रिस्क फैक्टर क्या है वो हमें पता चलता है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसका एम्स भी यही रहता है। द इंफॉर्मेशन विल परमिट मॉडिफिकेशन और कंट्रोल ऑफ ए डिजीज। तो हम लोग अपना ट्रीटमेंट जब करते हैं और हमें कॉज पता चलता है, तो हम मॉडिफाई करते हैं कि जैसे टोबैको नहीं खाना है, और हम जो दवाइयां देंगे उससे हील करने का, हम कैंसर में दवाइयां देंगे। तो उसमें जैसे एलोपैथी में केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, ये सब किया जाता है, और टोबैको खाना बंद किया जाता है। तो मॉडिफिकेशन करते हैं और कंट्रोल करते हैं वो डिजीज को। यही एक्सपेरिमेंटल स्टडी का एम रहता है। दूसरा है टू प्रोवाइड ए मेथड ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस, मतलब हमारा दवाई काम कितना कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओरल कैंसर है और आयुर्वेद का दवाई दिया गया, तो जात्यादि तेल का कवल और गंडूश दिया गया, तो उसका कितना इफेक्टिवनेस है वो बीमारी को रोकने में। उसी तरह से एलोपैथी में केमोथेरेपी दे रहे हैं, उसका कितना इफेक्टिवनेस है। और एफिशिएंसी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, मतलब उस वो कितना इफेक्टिव है और कितना ज्यादा कारगर है। फायदा तो हो रहा है, इफेक्टिव है, लेकिन वो कितना ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। उससे हमें ये पता चलता है कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कितना कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, एंड द इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। तो फिर हम लोग ज्यादा ज्यादा लोगों को देंगे तो हमारे पेशेंट ज्यादा होगा और कम्युनिटी का हेल्थ अच्छा हो जाएगा, जो भी हम दवाइयां दे रहे हैं समाज को। यही एक्सपेरिमेंटल स्टडी का एम्स होता है। द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैव फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया जाता है, हम कोई भी जहर तो दे नहीं रहे हैं, हम तो दवाई दे रहे हैं। तो इसका ये फीचर्स होता है। इसमें होता है दिस स्टडीज इन्वॉल्व कॉन्करेंट प्रोस्पेक्टिव कंपैरिजंस ऑफ टू और मोर ग्रुप्स। इसमें ग्रुप रहते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप जात्यादि तेल का एक कवल गंडूश कर रहे हैं एक एक ग्रुप के पेशेंट को, उसमें 30 पेशेंट हैं जिनको ओरल कैंसर हुआ है, तो एक वो दे रहे हैं। किसी को हम व्रण रोपक तेल दे रहे हैं, किसी को हम व्रण रोपक तेल और जात्यादि तेल दे रहे हैं। ऐसा 3 ग्रुप हो गया। तो 2 ग्रुप हो सकता है या ज्यादा, 4 भी ग्रुप हो सकता है, 5 भी ग्रुप हो सकता है। कवल गंडूश दे रहे हैं, उसके साथ में हम एलोपैथी का भी दवाई दे रहे हैं और कमल गंडूश भी कर रहे हैं, ये भी एक ग्रुप हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ये रेलिवेंस होना चाहिए जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। या तो एलोपैथी और आयुर्वेदिक दे रहे हैं, या फिर आयुर्वेदिक दे रहे हैं तो उसमें भी एक दो ग्रुप सिमिलर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 पेशेंट को हमने आयुर्वेदिक दवाइयां दिया 3 ग्रुप को, और चौथे में एलोपैथी डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो उसका रेलिवेंस होना चाहिए जो भी ग्रुप बनाए जा रहे हैं उसमें। ठीक है। अमोंगेस्ट दिस ग्रुप्स वन और मोर ग्रुप्स इज डेलिबरेटली, स्टडी ग्रुप जो रहते हैं एक या ज्यादा ग्रुप रहते हैं, डेलिबरेटली एक्सपोज टू एन इंटरवेंशन। तो वो ना इंटरवेंशन मतलब हम कोई दवाई दे रहे हैं, कोई हम पंचकर्मा कर रहे हैं या कुछ और चीजें कर रहे हैं, या कुछ चीज स्टॉप कर रहे हैं, तो वो इंटरवेंशन से होना चाहिए। विच में बी ए ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई वैक्सीन हो सकता है, और एन आईईसी प्रोग्राम, वाइल एटलीस्ट वन ग्रुप कंट्रोल ग्रुप इज नॉट एक्सपोज टू द इंटरवेंशन। उसमें एक ग्रुप ऐसे रहता है जिसमें हम कुछ दवाई नहीं दे रहे हैं, वो भी एक ग्रुप होता है। केवल हम लोग देख रहे हैं कि उसका बीमारी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लासमेट ने इसमें किया था, रजस्वला परिचर्या में किया था। एक एक्सपेरिमेंट किया था कि रजस्वला परिचर्या में कुछ, उसमें इंटरवेंशन ये किया था कि परिचर्या पालना है। उसमें कोई दवाई नहीं दिया था, ट्रीटमेंट नहीं दिया था। तो एक ऐसे 2 ग्रुप बनाए थे, उसमें 100 पेशेंट थे, 100 लड़कियां ली थी, 50-50 का ग्रुप था। तो उसमें ऐसा किया था कि एज ग्रुप में लिया था कि जैसे कि 18 से
22 साल की एज क्या लड़कियां लेना है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं कॉलेज वाली जो रजस्वला परिचर्या का पालन कर रही हैं, 50 लड़कियां। और जो लोग नहीं पाल रही हैं, वो लोग कुछ भी कर रही है। तो ऐसे दो ग्रुप लिया गया, और फिर उनके सिम्टम्स देखे गए कि जैसे कि उनको डिसमेनोरिया हो रहा है क्या, इरेगुलर मेंसेस है क्या। ऐसा 6 महीने स्टडी किया, तो पता चला कि जो लोग रजस्वला परिचर्या का पालन कर रही हैं उनको रेगुलर मेंसेस आ रहे हैं, उनको वाइट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिए गए, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया कि परिचर्या पालने से क्या क्या फायदा होता है। तो वाइट डिस्चार्ज नहीं होता था, पीसीओडी नहीं था, फाइब्रॉइड नहीं था। जिनको फाइब्रॉइड था वो डिजोल्व हो गया, उनका सिस्ट ठीक हो गया, उनका ओवरऑल हेल्थ अच्छा हो गया, जो लोगों ने परिचर्या का पालन किया। जिन लोगों ने नहीं पाला उनके सिम्टम्स ज्यादा बढ़ गए, जैसे कि मेंसेस के पहले बहुत पेन होना, फिर डिसमेनोरिया होना, स्पाज्म आना, मूड स्विंग होना, सिकनेस होना, फीवर आना, पेन होना, ऐसे बहुत सारे हो गए। तो ऐसे फिर एक पूरा एनालिसिस किया गया और फिर इसको प्रूव किया गया कि रजस्वला परिचर्या से जो लोग भी फॉलो करते हैं, उसमें ये नहीं है कि अंधेरे में रहना है। ये पॉइंट्स नहीं लिए गए, इरेलीवेंट चीजें नहीं ली गई। उसमें ये बोला गया कि तेल मिर्ची मसाला नहीं खा रहे हैं, सादा खाना खा रहे हैं, एक पॉइंट। फिर उसके बाद में ज्यादा कूद नहीं रहे हैं, जंपिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, हवा का सेवन नहीं कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। जो परिचर्या बताइए, जो रेलिवेंट पॉइंट है वो लिया गया। तो फिर इसको पता चला, ये एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि रजस वाला परिचर्या से सच में फायदा होता है, बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस अच्छे आते हैं और मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं। जिन लोगों ने नहीं पाला उनको बहुत सारी बीमारियां बढ़ी हुई पाई गई या सिम्टम्स बढ़े हुए पाए गए। तो इस तरह से यहाँ इंटरवेंशन किया जाता है, उसमें कोई चीज स्टॉप किया जाता है या कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है या वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, तो और तो जो ग्रुप को कुछ नहीं दिया गया उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, मतलब प्लेसिबो का मतलब उसमें कोई भी दवाई नहीं दिया गया, वो कोई इंटरवेंशन नहीं दिया गया, कुछ भी चीज नहीं बोला गया, जो करना है वो करो। और उनका बाद में हर महीने में चेकअप किया गया, उसको बोलते हैं प्लेसिबो। या फिर उनको कोई दवाई नहीं दिया गया, नॉट एक्सपोज टू इंटरवेंशन। फिर है कि द सब्जेक्ट्स इन दिस ग्रुप आर अलॉटेड फ्रॉम ए सिंगल होमोजेनियस पूल ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब ये जो ग्रुप्स हम लोग अलॉट करते हैं, तो वो एक टाइप के पेशेंट होने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि 18 से 22 साल के बीच की लड़कियां जो कॉलेज गोइंग है, उनमें सिमिलैरिटी होना चाहिए एज वाइज, या फिर हर चीज में सिमिलैरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी एज ग्रुप की लड़कियां ला दी और रजस्वला परिचर्या का पालन करने के लिए बोला, मैरिड लड़कियां भी ला दी और फिर हम लोगों ने 30 से 50 साल के, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसका एक सिमिलैरिटी होना चाहिए, होमोजेनियस पूल होना चाहिए, या फिर सिंगल सब्जेक्ट होना चाहिए। This assignment to either of the group is by random allocation, which is the heart of these studies. तो ये असाइनमेंट होता है, तो उसमें हम लोग रैंडम एलोकेशन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आयुर्वेद कॉलेज में वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो फर्स्ट ईयर बीएमएस की लड़कियों को ही लेना है, और वो हमें मालूम है कि फर्स्ट ईयर बीएमएस की लड़कियां हैं, ऐसा होना ये फिर बायस हो जाएगा स्टडी, है ना। जिनको मालूम है रजस वाला परिचर्या के बारे में, ऐसा नहीं करना है, रैंडम एलोकेशन होना चाहिए। उसमें हमारा भारतीय विद्यापीठ का बहुत बड़ा कैंपस है, तो उसमें इंजीनियरिंग की भी बच्चियां ली गई, उसमें मेडिकल की ली गई, आर्ट साइंस कॉमर्स की ली गई। वो मतलब एज ग्रुप सेम था, लेकिन अलग अलग फील्ड से लिया गया और उनको रैंडमली लिया गया, कहीं से भी उठाया गया, रैंडमली लिया गया। और उसमें ये नहीं था कि डॉक्टर ही हो, वो आर्ट साइंस की भी थी, आर्किटेक्चर की थी, इंटीरियर डिजाइनिंग की थी, अलग अलग तरह की वो थी। तो रैंडमाइज लिया गया, एज ग्रुप कॉमन था। ड्यू टू दिस द सब्जेक्ट हैज एन इक्वल चांस टू रिसीव न्यू मेडिसिन और द स्टैंडर्ड मेडिसिन। जब रैंडमाइज लिया गया तो हमें पता चलता है कि न्यू मेडिसिन जो दे रहे हैं, स्टैंडर्ड मेडिसिन दे रहे हैं, या फिर हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, कुछ पथ्य बता रहे हैं, परिचर्या बता रहे हैं, या कुछ चीज बंद कर रहे हैं, तो सभी को चांस मिलता है। ऐसा नहीं कि केवल बीएमएस की लड़कियों को ही हमें परिचर्या बताना है, ऐसा नहीं है। हमें तो सब लोगों को कवर करना है। ऐसा होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी का प्रोटोकॉल। Ideally, all the study participants, treating doctor, researchers, subjects and outcome are unaware of which subject belong to study or control group. This is called as blinding. तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे रजस वाला परिचर्या के मैं बता रहा हूँ, तो उसमें जो ट्रीटिंग डॉक्टर और रिसर्चर हैं,
उनको नहीं मालूम था कि इसका क्या फायदा होगा, मतलब परिचर्या पालने से 100% रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। डॉक्टर्स को भी पता नहीं था, कंफर्म नहीं था कुछ। उनको मालूम था कि फायदा होगा, हाइपोथेसिस बनाया रजस्वला परिचर्या से फायदा होगा, लेकिन उनको कंफर्म नहीं मालूम था। जो सब्जेक्ट्स लिए गए, पार्टिसिपेंट लिए गए, उनको भी नहीं पता था कि उनको अच्छा फायदा होगा कि बुरा फायदा होगा। और जो आउटकम इवेल्युएटर्स थे, जो मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट करके मतलब जो गाइड वगैरह जो थे, उनको भी नहीं पता था कि इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। ऐसा ही हम लोग को ग्रुप बनाना है। इसको हम बोलते हैं ब्लाइंडिंग। मतलब हम लोग को आंख बंद करके इतने पेशेंट को लेना है और हमें एक्सपेरिमेंट करना है। ऐसा होना चाहिए। अगर वो अवेयर होंगे कि क्या फायदा होने वाला है, फिर वो तो समझ नहीं आएगा, वो फिर आंसर जो देंगे वो तो बायस हो जाएगा, वो तो झूठा होगा। यहाँ पे अनअवेयर होना चाहिए, हमें कुछ नहीं मालूम है फायदा होगा कि नहीं होगा, वो तो रिजल्ट के आउटकम के बाद पता चलेगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का ये स्टेप्स है सारा। द कंट्रोल ग्रुप रिसीव्स ए ट्रीटमेंट विच इज इनडिस्टिंग्विशेबल इन अपीयरेंस, टेस्ट, फॉर्म एंड अदर वेज फ्रॉम द न्यू ट्रीटमेंट। अब हम कोई जैसे मेडिसिन दे रहे हैं, तो ऐसा मेडिसिन नहीं देना है कि वो पीला रंग का है, या फिर उसका स्मेल जो है वो जैम का है, चॉकलेट का है, या फिर जो भी चीज है ना, वो हमें ऐसा मतलब हमें पता नहीं चलना चाहिए कि वो किस तरह का दवाई दिया जा रहा है। वो किसी भी फॉर्म में दिया जाए, लेकिन जो लेने वाले लोग हैं, उनको ऐसा कुछ मन में ये नहीं रहना चाहिए कि हमें तो पता है कि चॉकलेट फॉर्म में कुछ दवाई रहेगा, इस कलर का रहेगा, इस टेस्ट का रहेगा। हम उनको नहीं मालूम होना चाहिए। या फिर परिचर्या के बारे में भी उनको नहीं मालूम था कि ये क्या है, मतलब कैसा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल सब्जेक्ट्स गेट सेम अमाउंट ऑफ केयर। जो एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग हैं, जिस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या कंट्रोल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिसमें हम लोगों ने दवाई दिया नहीं दिया, उन लोगों को एक तरह का केयर और ऑब्जर्वेशन चाहिए, सबको क्लियर, मतलब एक जैसा ही ट्रीटमेंट देना है। किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा नहीं देना है। नहीं तो अगर आयुर्वेद वाली लड़कियां हैं, उनको कुछ ज्यादा चुप चुप के बोलेंगे कि आप ऐसा परिचर्या पालो, एमबीबीएस वालों को बोलेंगे आप मत पालो। ऐसा नहीं होना, एक टाइप का प्रोटोकॉल होना चाहिए। Randomized control trials are best suited for testing new treatments for known diseases because the patients have in common, easily defined characteristics that would be expected to change rapidly and visibly in response to treatment. जो भी हम randomized control trials ले रहे हैं, जो भी नया ट्रीटमेंट हम लोग टेस्ट करने के लिए ले रहे हैं, उनकी बीमारियां नोन डिजीजेज होनी चाहिए, मतलब मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैं रजस्वला परिचर्या के बारे में एग्जांपल देके बता रहा हूँ, तो इरेगुलर मेंसेस की बीमारी ज्यादातर सभी को है आज के जमाने में, क्योंकि रात्रि जागरण हो रहा है, दिवा स्वाप हो रहा है, टेंशन है, स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खान पान जंक फूड है। तो पीसीओडी, इरेगुलर मेंसेस, वाइट डिस्चार्ज, ये सब नोन डिजीजेज है। फिर डिसमेनोरिया, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया, ये सब नॉन डिजीजेज है। तो इसीलिए वो इजीली डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, मूड स्विंग होना, लो फील होना, ये बहुत सारी चीजें मालूम रहती है सबको। तो उसमें चेंजेस जो आएंगे ट्रीटमेंट देने से या इंटरवेंशन करने से, पथ्य पथ्य बोलने से, तो वो हमें इजीली समझ आना चाहिए कि हाँ, ऐसा करने से इतना फायदा हुआ। ये हमारा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का ये होना चाहिए, ये स्टेप। In such situation, it is easy for the investigator to find a uniform pool of patients or subjects and to conduct the study over a reasonable period of time. जब ऐसा सिचुएशन रहता है, तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है, उसको एक यूनिफॉर्म पूल ऑफ पेशेंट मिलते हैं, एक टाइप के पेशेंट मिलते हैं या सब्जेक्ट मिलते हैं, जिन पे हम स्टडी करते हैं। और कुछ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 6 महीना किया गया, मतलब मेरी क्लासमेट ने 6 महीना किया, तो 6 साइकिल्स में ऐसा ऐसा फायदा हुआ, एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम ऐसा पता चला। तो एक मतलब एक यूनिफॉर्म, उसमें यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। Such studies are less suitable for testing the utility of preventive measures because the period of observation to obtain and desired change may be too long. तो ये ना ये जो स्टडी रहती है, तो इसका हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स में के लिए वो कम सुटेबल रहती है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का जो टाइम रहता है और जो डिजायर्ड चेंजेस रहते हैं वो थोड़ा लंबा हो सकते हैं।
Also, it is many time impossible to avoid a situation in which subjects may get exposed to other control preventing measures. कभी कभी ये रहता है कि कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जिसके वजह से वो और भी कुछ कुछ और बीमारियां कुछ और चीजें हो जाती है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप लोग को समझ आ रहा है शशि मैम, मैंने जो बताने का कोशिश किया आप लोग को समझ आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? शशि तिवारी मैम, वीना मैम, आप कुछ बोलिए प्लीज। शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मेरी आवाज जा रही है क्या? माधुरी मैम कुछ बोलिए आप लोग, कि मैं अकेले ही बड़बड़ बड़बड़ कर रहा हूँ। शशि तिवारी मैम कुछ बोलिए प्लीज। शायद अनम्यूट हेलो। नहीं कर। हाँ जी, एक बार अनम्यूट करके देखिए। अनम्यूट करिए मैम। माधुरी मैम कुछ बोलिए प्लीज, मैं किसको बता रहा हूँ किसको पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो बोलिए प्लीज। अगर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है तो मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मेरे पास और भी चीजें हैं। द स्टेप्स ऑफ ए आरसीटी, ये प्रोटोकॉल वगैरह, ये अगर नहीं पढ़ना है तो मेरे पास दूसरे सब्जेक्ट भी है। शशि सर ये मैम, करने दीजिए सर। चल चलने दूं? आप लोगों को समझ आ हाँ रहा है सर। क्या बता रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, मेरे पास और भी सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पीपीटी बनाया है। ठीक है, हम आरसीटी। हाँ बोलिए मैम। नहीं सर, समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं सब चीजें। जी, आरसीटी का फुल फॉर्म क्या समझ है आपको? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल सर। बराबर, हाँ। और रैंडमाइज मतलब हम लोग रैंडमली सैंपल ले रहे हैं। फिर हाँ सर। कंट्रोल ट्रायल मतलब उनको अलग अलग ग्रुप में डाल रहे हैं, वो भी कंट्रोल ग्रुप रहते हैं सारे, और उनका ट्रायल करते हैं हम लोग। हाँ सर। हाँ, तो इसमें है प्रिपेयरिंग ए प्रोटोकॉल। अगर हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका प्रोटोकॉल बनाना बहुत जरूरी है। और वो पहले ही सिनॉप्सिस जब हम लोग लिखते हैं और हम लोग उसको अप्रूव कराते हैं, उसमें हमें प्रोटोकॉल देना पड़ता है कि हम किस तरह से रिसर्च का मेथोडोलॉजी बनाएंगे, क्या प्रोटोकॉल बनाएंगे, ये हमें बताना पड़ता है। ये हमारा ब्लूप्रिंट होता है स्टडी का। इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द स्टडी। हर चीज बारीक से बारीक चीजें बताते हैं, कि जैसे हम कोई दवाई दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो उसका कितना डोज रहेगा, उसको ट्रीटमेंट देने के पहले, मैं आयुर्वेद के हिसाब से बताता हूँ। हम लोग कोई भी दवाई देने के पहले हम लोग दीपन पाचन अनुलोमन देते हैं। तो इसमें हर चीज बताया जाता है कि हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करने के पहले अपने सारे पेशेंट को दीपन पाचन अनुलोमन करेंगे, फिर उसके बाद में ये दवाइयां हम लोग देंगे। एक एक चीजें रहती है, इंक्लूसिव क्राइटेरिया, एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया। इंक्लूसिव क्राइटेरिया मतलब हम लोग ऐसे लोग को लेंगे, ये एज ग्रुप के लोग को लेंगे। इसके अलावा जो लोग को जैसे डायबिटीज है, या फिर कुछ और बीमारियां हैं, बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, उनको हम लोग स्टडी में नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी कंडीशन अलग रहती है। हर चीजें उसमें बताई जाती है, मेथड्स बताए जाते हैं, हम लोग ग्रुप कैसे फॉर्म करेंगे, हम लोग कितना दिन दवाई देंगे, कितना टाइम पीरियड में देंगे, उसका फॉलोअप कब कब लेंगे, हर चीजें बताई जाती है। And in no situation the researcher is allowed to violate the premises established through the protocol. तो इसमें रिसर्चर्स को कोई भी नियम नहीं तोड़ना है। जो भी हमने नियम बनाए हैं प्रोटोकॉल, उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। और क्या ऑब्जर्वेशन है वो सारा चीज लिखना है, और वो पूरा एनालिसिस करना है, और उसके मतलब हर चीज स्टेप जो रहते हैं उसको फॉलो करना है। द मेडिसिन टू बी रिसर्च, सेलेक्शन ऑफ पेशेंट्स, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, डोज ऑफ ड्रग, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ रेंडमाइजेशन, फिर मेथड ऑफ ब्लाइंडिंग, मैकेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू अनटूवर्ड इवेंट्स इन द ट्रायल, एंड रीजंस फॉर टर्मिनेटिंग द ट्रायल, एक्सेट्रा आर पार्ट्स ऑफ द प्रोटोकॉल। तो अब हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं मेडिसिन का, तो वो मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। वो इंग्रेडिएंट, प्रिपरेशन कैसे हुआ मेडिसिन का, उसका पूरा जानकारी होना चाहिए। पेशेंट का सिलेक्शन कहाँ से हो रहा है, इसके साथ में हमने पेशेंट का कंसेंट लिया है कि नहीं लिया है वो लेना चाहिए। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, हम लोग बीमारी को डायग्नोस करें, उसके लिए जैसे कि सोनोग्राफी करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, एमआरआई करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। डोज ऑफ ड्रग, हम कितना मात्रा में दवाई दे रहे हैं, बिफोर ट्रीटमेंट, बिफोर फूड दे रहे हैं कि आफ्टर दे रहे हैं, हर चीज वो मेंशन होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, 1 महीने का दे रहे हैं, 2 महीने का दे रहे हैं, 4 महीने का दे रहे हैं, 1 साल का दे रहे हैं, वो ड्यूरेशन होना चाहिए।
फिर मेथड ऑफ रैंडमाइजेशन, हम कहाँ से सैंपल लेंगे, कहाँ से लोगों को लेंगे और उनको हम क्लिनिकल ट्रायल के लिए यूज करें, तो वो रैंडमाइजेशन का मेथड होना चाहिए। मेथड ऑफ रैंडमाइजेशन पे एक चैप्टर है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, वो कैसे हम लोग लेते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं सैंपल को, उसका एक फॉर्मूला है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ ब्लाइंडिंग, ब्लाइंडिंग का मतलब है कि रिसर्चर को नहीं मालूम होता है कि क्या दवाई दिया जा रहा है, मतलब क्या आउटकम होगा, दवाई क्या दिया जाएगा मालूम है। ब्लाइंडिंग का मतलब है कि हमें ये नहीं मालूम है कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा। हम केवल हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं कि फायदा होगा, लेकिन हमें 100% ये श्योरिटी नहीं है कि फायदा ही होगा। ठीक है। और जो ट्रीटमेंट लेने वाले उनको भी मालूम नहीं है कि उनको क्या दवाइयाँ दी जा रही है। ये ब्लाइंडिंग मेथड होता है। मैकेनिज्म, हाँ, लेकिन उनको हम पे विश्वास करना होता है कि कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, उससे फायदा ही होगा, और हम लोग जो लेस एडवर्स इफेक्ट्स वाली दवाइयां हैं वही हम देने वाले हैं। ये तो हम लोग कंसेंट फॉर्म में लिखवा देते हैं ये, लेकिन फाइनल आउटकम कितना 100% आएगा रिजल्ट, ये उनको नहीं पता होता। मैकेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू अनटूवर्ड इवेंट्स, अगर कोई भी अनटूवर्ड इवेंट हो गया, कुछ साइड इफेक्ट हो गया, पेशेंट को हमने दवाई दिया और उसको उल्टी हो गया, लूज मोशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, चक्कर आने लगा, बीपी शूटअप हो गया, तो उसके लिए क्या हम लोग आईसीयू का मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या दवाई दे सकते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें प्रोटोकॉल में होनी चाहिए। और रीजंस फॉर टर्मिनेटिंग द ट्रायल, मतलब टर्मिनेट होना मतलब वो एक्सपेरिमेंट से हट जाना, उसका रीजन भी स्ट्रांग होना चाहिए, कि जैसे उसको चक्कर आने लगा, बीपी बढ़ने लगा, शरीर काला पड़ने लगा, पैर सुन्न होने लगे, कुछ ऐसे रीजन होना चाहिए। वो भी हमें प्रोटोकॉल में लिख के रखना है कि ये चीजें होने की संभावना अगर है तो वो पेशेंट कभी भी वहां से हट सकता है। ये सारा चीज हमें प्रोटोकॉल में लिखना होना चाहिए। प्रोटोकॉल मतलब एक तरह से सिनॉप्सिस होता है, जो फर्स्ट ईयर एमडी के या पीएचडी के लोगों को लिख के देना होता है। ये तो कॉलेज में, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज लैब में करते हैं या फिर कोई हॉस्पिटल में करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, तो ये सारा प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है। अगर हम ये प्रोटोकॉल देते हैं इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च को, अगर उन्होंने देखा कि ये ऑथेंटिक चीजें दे रहे हैं, दवाइयां भी जो दे रहे हैं उसका साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, जो भी हम दवाइयां दे रहे हैं, अगर वो अप्रूव करते हैं तब ये हम लोग एक्सपेरिमेंट आगे कर सकते हैं। एवरी वेल डिजाइन ट्रायल्स रिक्वायर प्रोटोकॉल, तो जितना भी वेल डिजाइन ट्रायल रहता है उसका प्रोटोकॉल होना बहुत जरूरी होता है। इट इंक्लूड्स बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, डिजाइन ऑफ द स्टडी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टडी। तो इसमें बैकग्राउंड होना चाहिए, किस तरह के, मतलब इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बीमारी क्या क्या है, कौन सा है, उसके ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, उसका स्टडी का ऑर्गेनाइजेशन, कैसे किस तरह से स्टडी करना है। प्रोटोकॉल शुड बी डेवलप्ड एंड अप्रूव्ड बिफोर एनरोलमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो मैंने कहा ना, अप्रूवल होना बहुत जरूरी होता है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी, जो इंस्टीट्यूट का है, जैसे हम, मेरा हुआ था भारतीय विद्यापीठ